गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट में अपनी उम्मीदों का पिटारा सभी सेक्टर्स के कारोबारियों ने अलग अलग माध्यमों से वित्त मंत्री को भेजा है। कारोबारी बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि बजट ऐसा हो जो कोविड-19 की तीसरी लहर के समय अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सके। इसी के साथ यहाँ पर हर सेक्टर के लोग केंद्र के इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण में भी पेश किया गया। अब 1 फरवरी को यानी कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। कोरोना के इस कठिन समय की चुनौतियों ने देशवासियों को अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। माननीय सदस्यगण, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और भारत में भी हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीना है। इन परिस्थितियों में केंद्र से लेकर राज्यों तक हमारी सभी सरकारों, स्थानीय शासन और प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों सभी ने एक टीम के रूप में काम किया है। सरकार और नागरिकों के बीच यह परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग लोकतंत्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। इसके लिए मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर का, हर देशवासी का अभिनंदन करता हूं। माननीय सदस्यगण, कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 19 महीनों से खाद्यान्न वितरित करने हेतु 2,60,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ मेरी सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। कोरोना काल में गरीब के स्वाभिमान और उसके रोजगार की रक्षा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी चला रही है। यह योजना हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की गई है। सरकार अब इन स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों के साथ भी जोड़ रही है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने ई-श्रम पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे अब तक 23 करोड़ से अधिक श्रमिक जुड़ चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल अर्थात जैम ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रांसफर का लाभ मिला है। मेरी सरकार मूलभूत सुविधाओं को गरीब के सशक्तिकरण और गरीब की गरिमा बढ़ाने का माध्यम मानती है। पिछले वर्षों के अनवरत प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 2 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गत 3 वर्षों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1 करोड़ 17 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं। हर घर जल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। वैश्विक महामारी के बावजूद साल 2020-21 में हमारे किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद
खरीद की है। रबी की फसल के दौरान 433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे लगभग 50 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। खरीफ की फसल के दौरान रिकॉर्ड लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 30 लाख किसान लाभान्वित हुए। सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो वहीं बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उम्मीद है कि बजट सत्र में खुले मन से चर्चा होगी। सभी सांसदों का बजट सत्र में स्वागत है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत को लेकर दुनिया का भरोसा बड़ा है। साथ ही कहा कि बार बार चुनाव से संसद के सत्र प्रभावित होते हैं। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। तो वहीं सिरसा के बरनाला रोड आवास पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी, जिसके बाद उन्होंने बजट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर आमजन के हित में केंद्रीय बजट पेश होगा। बजट में इस बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करते हुए नदियों को जोड़ने के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की जा सकती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आने वाला बजट सरकार के विजन पर फोकस होगा। जहां देश का 2022-23 का बजट कल आएगा, हमें तो पूरी उम्मीद है, और राष्ट्रपति अभिभाषण में भी जिस तरह का सरकार का फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाया गया है कि जो मूलभूत आम आदमी की सुविधाओं के साथ साथ जो आने वाले दिनों में हमने काम करना है, चाहे वो स्टार्टअप्स को लेकर हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करने की बात हो, चाहे R&D की बात हो, केंद्र ने पीछे भी इन पर काम किया है और आगे भी इस पर फोकस करेगी। प्लस जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की और कन्वर्सेशन जा रही है, पेट्रोलियम से अब एथेनॉल और फिर क्या पता हाइड्रोजन के ऊपर हम जाए, तो हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वैल्यू एडेड इनिशिएटिव केंद्र इस बजट में लेकर आएगी, जो देश को आने वाले समय में कैसे और विकसित किया जाए उस पर कदम उठाए जाएंगे। प्लस जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और कैसे मजबूत किया जाए, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो भारतमाला का नया फेज लाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को और बढ़ाने की बात हो। हर प्रदेश सरकार यही उम्मीद रखती है कि केंद्र इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लाकर प्रदेशों को और ताकत देने का काम करेगी। खास तौर पर मैं तो उम्मीद रखता हूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हम इंटरलिंकेजेस ऑफ रिवर करेंगे, जहां हमारी नदियों को जोड़ने का काम करेंगे, उसके ऊपर भी केंद्र इस बजट में एक बड़ा पैकेज लाने का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। आम से लेकर खास तक सभी लोगों की नजरें बजट पर टिकी हैं। आम जनता का क्या कुछ कहना है बजट को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। ये सरकार ने पहले भी बजट पेश करा है, अच्छा बजट पेश हुआ है, हम उससे खुश हैं बजट से। लेकिन इस बार उम्मीद ये है किसानों के लिए कुछ सरकार कुछ अच्छा करे,
जिससे किसान खुशहाल हो। जैसे ये आकस्मिक बारिश हुई है, उससे किसानों को थोड़ा नुकसान है फसल में, तो उसमें किसानों के लिए अच्छा बजट हो, आम जनता के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए अच्छा बजट हो। हम उम्मीद करते हैं सरकार खरा उतरेगी, इस पे बजट अच्छा पेश होगा। हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार बजट पेश करे उसमें व्यापारियों के लिए कुछ ज़्यादा सोच विचार करके बजट पेश किया जाए, जिससे व्यापारियों को आगे बढ़ने का मौका मिले, और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसा ही बजट पेश करेगी। हम ये उम्मीद रखते हैं जो 2 साल से कोरोना काल में जो थोड़ा सा व्यापारी वर्ग को नुकसान हुआ है लॉकडाउन से, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ उसको रियायतें दी जाएं टैक्स स्लैब में और जीएसटी के अंदर। ऐसा बजट लाएं जो मजदूर किसान को भला करे और व्यापार को फायदा करे। और जो पानी भरा हुआ फसलों में सरकार, हरियाणा सरकार खास तौर से, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो भी सरकारें हैं मरकज में, सेंटर में बैठी हैं, जो इन्होंने किसानों से वादा किया उनको पूरा करें और उनका फसल खराब होने का पूरा मुआवजा दें। जो बजट पेश किया जाए उसमें व्यापारी का ध्यान रखा जाए, किसान मजदूर का ध्यान रखा जाए और मुल्क की पूरी माशी इकोनॉमिकली कंडीशन जो उसका ध्यान रखा जाए। ऐसा बजट लाया जाए। बजट अगर आ रहा है तो बजट ऐसे होना चाहिए जो हर गरीब के हक में हो, जो हर गरीब अपने घर की वस्तु कोई भी चीज भी हो जो आराम से खरीद सके। ऐसा कोई बजट ना होना चाहिए जो लुभावना हो और जो धरातल पे ना हो। तो वहीं रेवाड़ी की जनता को आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। देश का आम बजट कल पेश होना है और ये बजट से आम और खास को काफ़ी उम्मीदें हैं। बढ़ती महंगाई पर भी अंकुश लगाने के लिए लोग फरियाद करेंगे और लोग बात करेंगे कि इस बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। उनकी ये उम्मीदें लगातार निरंतर जारी है। इसमें एक हम यहाँ गृहिणी में घर में खड़े हैं, जहाँ मेरे साथ एक गृहिणी है, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से महंगाई का जो असर आज पड़ रहा है और वो आने वाले आम बजट से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं। पहले तो हम अपना नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राज भटनागर। तो क्या कहेंगे, अब जो कल बजट पेश होने वाला है तो आपकी क्या उम्मीद है बजट से, क्या कुछ मांग करते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? भाई पहले के देखते हुए आज के टाइम में बहुत ज्यादा महंगाई है। दाल, चावल, चीनी, सब्जी, रसोई गैस इतने महंगे, पेट्रोल, तो थोड़ा आम जनता की वैसे कोरोना की मार हो चुकी है आम लोगों पर, और ऊपर से महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, तो आम जन से लेकर खास जन सभी बहुत परेशान है। तो कृपया करके ये महंगाई को थोड़ा अंकुश लगाने की ध्यान करें। तो क्या कुछ जिस तरह से सिलेंडर जैसे रसोई गैस का सिलेंडर हुआ, थोड़ा दाल चावल हुआ और थोड़ी सब्जियां वगैरह, जो आम घरेलू इस्तेमाल में होने वाली चीजें, उन थोड़े पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। इस तरह से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़े तो उससे घर का बजट बिगड़ा था, बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया, बहुत ज्यादा। अब तो बस बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। ऊपर से बच्चों की फीस, आपको पता ही है, बच्चों की फीस को लेके भी बहुत ज्यादा इश्यू हो रखा है। कोरोना टाइम में भी फिर डिपॉजिट करनी है। जैसे देखा जाए तो एक दूसरी तरफ जैसे सीजनेबल सब्जियां जो होती है वो भी आजकल सस्ती नहीं मिल पाती है, महंगी हो रही है आजकल, तो जिससे रसोई में कम करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। पहले जैसे भाई कहते कि अच्छे से डाल लेते हैं प्याज, टमाटर वगैरह, अब तो थोड़ा 4 की बजाय 1-2 ही डालना पड़ता है, सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए अभी हमारे साथ ये थे तो उन्होंने बताया कि पहले जिस तरह से हम इस्तेमाल करते थे घरों में, रसोई में, जिस तरह से खुला राशन लाते थे, सब्जियां लाते थे, अब उन पर भारी कटौती करनी पड़ रही है क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। इसलिए उनकी एक ही मांग है कि इस आम बजट में जो कल पेश होना है उस पर यही उम्मीदें हैं कि महंगाई पर अंकुश लगाया जाए ताकि निम्न स्तर के लोगों को जीवन यापन करने में कठिनाइयां पैदा न हों। महेंद्र भारती, हर खबर, हरियाणा। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ किया, जिसके बाद सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की परियोजनाओं के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि गरीबों का उत्थान सरकार का लक्ष्य है। क्या कुछ कहा सीएम ने, आपको सुनाते हैं। आय कैसे बढ़े, तो उसके लिए पहले चरण में 1 लाख रुपए वार्षिक आय के जो परिवार थे, इन सबको एक स्थान पर बुलाकर अंत्योदय मेले हमने लगाए। गरीब मेले, अंत्योदय मेले, रोजगार मेले, कुछ भी हम कह सकते हैं। और हर एक ब्लॉक स्तर पर लगभग 250 से ऊपर 270 के आसपास ऐसे जो मेले हैं वो अलग अलग दिन लगे हैं और लगभग 90,000 परिवार
जिनको व्यक्तिशः सूचना दी गई थी, जो श्रेणी में आते थे, उन्हीं को बुलाया गया था और उनको लगभग 54 ऐसी स्कीमें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनको काउंसलिंग करके उसके लिए तैयार किया गया कि अपनी आय बढ़ाने के लिए कैसे आप आय बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं बनी हुई हैं, जिनका आज उल्लेख किया गया है, से अभी तो 5 योजनाओं का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया, इसके अलावा भी बहुत योजनाएं हैं। तो उन 5 योजनाओं में जो बेनिफिशियरी है उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एक प्रीमियम के नाते से। कुछ प्रीमियम बेनिफिशियरी करता है और कुछ प्रीमियम केंद्र सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन ध्यान में यह है कि बेनिफिशियरी कई बार प्रीमियम अपना देने में असमर्थ होता है, देने का उसका इच्छा नहीं रहती है, देने का स्वभाव नहीं है। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए योजना बनाई है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। एक राशि तय की कि ये राशि इन परिवारों की योजनाओं के प्रीमियम में काम आ सके ताकि योजनाओं का लाभ लिया जा सके। वो राशि की जो लिमिट है वो 6,000 रुपये वार्षिक रखी है। तो 6,000 रुपये वार्षिक में जो 5 योजनाएं आज जिनका प्रीमियम, ठीक है कि पहली बार का प्रीमियम लाभार्थी को खुद कराना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे वो बैंक में जाए चाहे वो CSC में जाए। उसके बाद उसको पहला प्रीमियम वो रिफंड करेंगे और आगे से प्रीमियम उसके खाते में सरकार डालेगी। इसी प्रकार दूसरी योजना है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें एक्सीडेंट के कारण से डेथ होती है या कोई अंग जो है वो एक प्रकार से उसका नुकसान होता है, उसको कोई दुर्घटना के कारण से अंग विहीन हो जाता है, तो उस अंग के कारण से अगर गंभीर रूप से उसका कोई हाथ है, पैर है या ऐसा कोई दुर्घटना हुई है तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। इसकी प्रीमियम इसका 12 रुपया वार्षिक है। 12 रुपया बेनिफिशियरी देता है, 12 रुपया केंद्र सरकार देती है। तो इस प्रकार से 1,83,000 बेनिफिशियरीज को आज ये राशि रिइंबर्स की गई है। क्योंकि ये वार्षिक है इसलिए वर्ष के बाद दोबारा से उनको उसमें आना पड़ता है और फिर अगला प्रीमियम उनको देना पड़ता है। लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन वो स्वयं कराएगा बैंक के माध्यम से, आगे हर बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तीसरी योजना वो है मानधन योजना। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, किसान हैं, लघु व्यापारी हैं और श्रमजीवी हैं। ऐसे लोगों को 18 साल से लेकर के और 40 साल तक ये प्रीमियम अपना देना होता है। इसकी प्रीमियम की दर 55 रुपए 20 साल में देनी, 20 साल आयु के, 18 साल आयु के बाद 55 रुपए और 40 वर्ष की आयु होने पर 200 रुपए। हर वर्ष अलग अलग इसकी दर है। ये कंटिन्यूटी में है। एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, जिस समय रजिस्ट्रेशन कराएंगे जो उसकी आयु होगी उस आयु के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, उसको जमा कराना होगा और बाद में हर वर्ष आयु के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। 40 वर्ष तक उनको जमा कराना है और 60 साल के होने के बाद 3,000 रुपए की वार्षिक पेंशन उनकी बने। तो वहीं सीएम के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने जिले के अधिकारियों की बैठक ली और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से ज्यादा लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश दिए। इस मौके पर उपायुक्त ने 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हरियाणा के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे दुकानदारों के लिए कई बीमा योजना और पेंशन योजना का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इस योजना के संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के सभी उपायुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के 3,14,000 लाभार्थियों के खाते में 5 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रीमियम राशि स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से ट्रांसफर की। इसके अंदर जो भारत सरकार की विभिन्न बीमा योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है और श्रमिक मानधन योजना है। इन योजनाओं में जिन परिवारों ने या जिन व्यक्तियों ने प्रीमियम भरा था, जैसे सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम है 12 रुपये प्रति वर्ष और जीवन ज्योति बीमा योजना का है 330 रुपये प्रति वर्ष। तो हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया था कि ये जो पिछड़े परिवार हैं, जिनकी आर्थिक आय जो सालाना आय है वो 1,80,000 से कम है,
उनका प्रीमियम रीइंबर्स किया जाएगा सरकार द्वारा, ताकि नागरिक पर उसका बोझ ना पड़े। तो आज प्रदेश भर में लगभग 3.5 लाख ऐसे परिवारों को जिनका प्रीमियम उन्होंने भर दिया था, आज रीइंबर्स करके उनके खाते में भेजा गया है और साथ में उनको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आज दिया गया है कि उनका प्रीमियम आ चुका है और उनका बीमा यथावत फंक्शनल है। तो वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्संस विद स्पीच एंड यहां पर हियरिंग इम्पेयरमेंट को लेकर आपको बता दें कि 2021 से 22 के लिए 7 करोड़ 2 लाख रुपए की अनुदान राशि की मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर 3 साल बाद सोसाइटी के कार्यों की समीक्षा की जाए, जिसके बाद उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए और सोसाइटी की नई पहल के अनुसार उनकी अनुदान राशि को बढ़ाया जा सकता है। बैठक में बताया गया कि अभी सोसाइटी के तहत कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग अनुदान राशि देता है, जबकि अन्य रखरखाव स्टाफ के वेतन और सोसाइटी के केंद्रों में रहने वाले बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुदान राशि जारी करता है। इस पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भविष्य में इन दोनों योजनाओं का विलय कर एक योजना बनाई जाए और अनुदान राशि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जारी करेगा। तो एमएसपी की मांग को लेकर किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। किसानों ने आज विश्वासघात दिवस मनाया। प्रदेश से भी आंदोलन की कई तस्वीरें सामने आई है। तो आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं, जहां पर अलग अलग तरीके से यहां पर जो किसान हैं वो अपना विरोध दर्ज करवाते हुए नजर आए। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। चरखी दादरी से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नूह और हिसार। नारनौत से ये 4थी तस्वीर। तो ये 4 तस्वीर किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया और उनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वादा किया था कि उनकी सभी मांगे मान ली जाएंगी, अपने वादा केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया और उनके साथ विश्वासघात हुआ है। इसीलिए उन्होंने विश्वासघात दिवस मनाया और कुछ इस तरह अपना रोष जाहिर किया। ये 4 तस्वीरें चरखी दादरी, नूह, हिसार और नारनौत से आप देख रहे हैं, जहां पर किसान अपना गुस्सा जाहिर करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उनका कहना है कि हमने इसी वजह से अपना धरना खत्म किया था, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना था कि उनकी मांगे मानी जाएंगी। 3 कृषि कानूनों को सिर्फ रद्द किया गया, उसके अलावा जो अन्य मांगे हैं किसानों की, उनको पूरा नहीं किया गया और किसानों का कहना है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। इसीलिए उन्होंने आज विश्वासघात दिवस मनाया और कुछ इस तरीके से अलग अलग जिलों में किसान अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं चरखी दादरी से और ये दूसरी तस्वीर नूह से, तीसरी तस्वीर हिसार से आप देख रहे हैं, चौथी तस्वीर नारनौत से, जहां पर किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विश्वासघात दिवस आज किसानों ने बनाया और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने क्योंकि हमारी सभी मांगे नहीं मानी है, हमारी सभी मांगे पूरी नहीं की गई है, इसीलिए सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और हम आज इसीलिए विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। तो ये प्रदेश में अलग अलग जिलों में किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। चरखी दादरी, नूह, हिसार और नारनौत। चलिए आप खबर कैथल से है। कैथल में लगातार चौथा लावारिस शव मिलने से शहर में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि जनवरी महीने से अब तक 4 डेड बॉडी मिल चुकी हैं, जिसमें से 2 मृतकों के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शहर में लगातार चौथी डेड बॉडी मिलने से दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। जी, आपका नाम और पद? एएसआई शीशपल, थाना शहर कैथल। जी, आज क्या मामला है? डेड बॉडी मिली है। थाना शहर कैथल में एक सूचना मिली थी
कि न्यू जनता मार्केट के पास एक कोई लावारिस डेड बॉडी है नाड़क में, वहाँ पर पुलिस पहुंची है और डॉक्टर बीराराम जो IFSU टीम के इंचार्ज है उनको बुलाया गया है। इसका निरीक्षण किया गया है और किसी हरीश नाम का व्यक्ति के बयान अंकित किए गए हैं और आगे इसमें जांच। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।